हेलो व्यूअर्स, मैं कुलसुम अहमद बात कर रही हूँ और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के बारे में। तो ये जो लॉ है ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का हमारा टॉपिक है। अब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न है क्या? देखें, डिमिनिशिंग को अगर आप देखें तो इसका मतलब है डिक्रीजिंग। रिटर्न को अगर आप देखें तो जो आपको मिल रहा है वो, इसका मतलब है ये हमें लॉ सिखाता है कि जो हमारी रिसीविंग है वो कैसे वक्त के साथ कम होती जाएगी। ठीक है, अच्छा, वक्त के साथ या फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं किस चीज़ के साथ। इन इकोनॉमिक्स डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज द डिक्रीज इन द मार्जिनल आउटपुट ऑफ अ प्रोडक्शन प्रोसेस एज मोर एंड मोर वर्कर्स आर हायर्ड एट अ फर्म। Each additional worker contributes less and less to production because the firm has a limited amount of equipment. अच्छा, अब क्या हो रहा है? अब हो यह रहा है कि आपके पास एक फर्म है, या आप इंडस्ट्री के हिसाब से सोच लें या आप किसी फील्ड के हिसाब से सोच लें कि आप एक किसान हैं और आप अपने खेत के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर हम किसान के तौर पे सोचें तो आपने ये देखना है कि हमारे खेत में जो मशीनें हैं वो कांस्टेंट हैं, वो हम चेंज नहीं करेंगे। बिकॉज़ आपको पता है कि इकोनॉमिक्स में हम जब भी किसी लॉ को पढ़ते हैं तो कुछ चीज़ों को हमें कांस्टेंट रखना पड़ता है, यानी कि उनको हम चेंज नहीं करते। यहाँ पर आपने सिर्फ लेबर को चेंज करना है, आपकी मशीनें, आपके फॉर्म का साइज़, आपकी रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन कांस्टेंट, उनको आपने नहीं चेंज करना। ठीक है, फिर आपने ये देखना है कि क्या होता है। अच्छा, अब इस लॉ की कुछ अजम्पशंस हैं। सबसे पहले आपको मैंने पहले ही बताया कि क्वांटिटी इज़ द फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी एंड नेचुरल रिसोर्सेज। लेकिन सिर्फ हम लेबर को चेंज करेंगे, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और नेचुरल रिसोर्सेज को हम सेम सिचुएशन में रखेंगे, उनमें हमने चेंज नहीं लाना। फिर हमने दूसरी अजम्पशन ये सोची कि लेबर को होमोजीनियस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बाद में जो लोग लेकर आ रहे हैं वो ज़्यादा एक्सपर्ट हों, वो ज़्यादा स्किल्ड हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेबर का जो एफिशिएंसी लेवल है वो सेम होना चाहिए। फिर है अज्यूम दैट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ गिवन, यानी कि आपके जो टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं वो आपको पहले से गिवन है, उसमें आपने चेंज नहीं करना। बिकॉज़ अगर आप ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी लेकर आ जाओगे तो फिर तो प्रोडक्शन वैसे ही बढ़ जाएगी, फिर आपको क्या ज़रूरत पड़ी है इस चीज़ को स्टडी करने के लिए। उसके बाद है अज्यूम दैट इनपुट प्राइसेस आर गिवन, तो आपके जो इनपुट्स हैं यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, उनके रेट्स पहले से फिक्स हों। ऐसा नहीं है कि वो सस्ते हो जाएं। अगर वो सस्ते होंगे तो प्रोड्यूसर ज़्यादा प्रोडक्शन को लेकर आ सकेगा, तो ये लॉ हमारा उसमें नाकाम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आपने देखा कि लॉ ऑफ रिटर्न के कुछ टाइप्स होती हैं। कभी कभी आपको सुनने में आता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, कभी कभी सुनने में आता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब ये दोनों चीज़ें हैं क्या? सबसे पहले हम देखते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल को। तो ये जो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है, एक्चुअली ये शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो होता है उसमें होता है। मिसाल के तौर पे स्मॉलर टाइम पीरियड में जब आप सिर्फ लेबर को वेरिएबल लेते हो और बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को आप कांस्टेंट लेते हो, तो उस चीज़ की स्टडी को हम बोलेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। अच्छा, अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है? इसका मतलब है कि हम लॉन्ग टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं। लॉन्ग टाइम पीरियड में आपको पता है कि ना सिर्फ लेबर चेंज होता है बल्कि कैपिटल, टेक्नोलॉजी, नेचुरल रिसोर्सेज, बाकी चीज़ें भी चेंज हो जाती हैं। तो लॉन्ग टाइम पीरियड की स्टडी को क्या बोलेंगे? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। अब हमारे पास एक एग्जांपल है, आप एक खेत है आपके पास, उस खेत में आपने टेक्नोलॉजी को भी फिक्स कर लिया, आपने सिर्फ लेबर को चेंज करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या होगा। वर्कर्स को आप बढ़ाते जाएं, 1 से लेकर 12 तक लेकर जाएं। टोटल प्रोडक्टिविटी आप देखें कि वो बढ़ रही है, 10, 25, 45, 60, 62, 65, 70 एंड सो ऑन। अच्छा, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को देखें। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी होती क्या है? आपको पता है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला चेंज इन टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। मीन टोटल प्रोडक्टिविटी का चेंज आपने स्टडी करना है। मीन एवरी सेकंड माइनस फर्स्ट, फिर सेकंड माइनस फर्स्ट, इस तरह से आपने हर बंडल को उठाते जाना है। डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी मीन सेकंड क्वांटिटी माइनस फर्स्ट क्वांटिटी। तो हम देखते हैं 25 में से आपने 10 को माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 15। 2 में से आपने 1 को माइनस किया तो आपके पास क्या आया? 1। मीन 15 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसी तरह से 45 माइनस 25 आपके पास क्या हुआ? 20। अब 3 माइनस 2 क्या हुआ? 1। 20 माइनस 1, 20 डिवाइडेड बाय 1 क्या हुआ? 20 हो गया।
इसी तरह से आपने 60 में से 45 को माइनस किया, आपके पास आ गया 15। इसी तरह से 4 - 3 किया, आपके पास आ गया 1। 15 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 15। तो इस तरह से आपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी का पूरा टेबल आपने निकाल लेना है। अब आता है एवरेज प्रोडक्टिविटी। एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है? टोटल प्रोडक्टिविटी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी को हम बोलते हैं एवरेज प्रोडक्टिविटी। तो पहली हमारी एवरेज प्रोडक्टिविटी है 10 डिवाइडेड बाय 1 10। तो यहाँ पे 0 नहीं लिखना था, यहाँ पर 10 लिखना था। इसी तरह से 25 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया? 12.5। 45 डिवाइडेड बाय 3 क्या हो गया? 15। 60 डिवाइडेड बाय 4 क्या हो गया? 15। तो इस तरह से आपने एवरेज प्रोडक्टिविटी निकालते जाना है, निकालते जाना है, निकालते जाना है। अब आपने एक चीज़ को यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है कि टोटल प्रोडक्टिविटी आपकी जो है वो पहले बढ़ रही थी ज़्यादा रेट पर। मीन्स पहले की 10 थी, फिर 15 उसमें ऐड हो गया, यानी कि इतना ज़्यादा नंबर ऐड हो गया और वो बन गई 25। फिर उसमें 20 ऐड हुआ और वो बन गई 45। फिर उसमें 15 ऐड हुआ और वो बन गई 60। मीन्स शुरू में चीज़ें तेज़ी से बढ़ रही हैं, इस चीज़ को बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद क्या हो गया कि चीज़ें थोड़ा कम बढ़ना शुरू हुई, इसको कहेंगे डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। उसके बाद चीज़ें कांस्टेंट हो गई। मीन टोटल प्रोडक्टिविटी अगर 75 थी तो 75 ही है, इट मीन्स ये कांस्टेंट है। और उसके बाद क्या हो रहा है? नेगेटिव रिटर्न्स टू स्केल। इट मीन्स के बढ़ने के बजाय जो इजाफी बंदा है, यानी कि जो 10th पर्सन है, उसने आपकी प्रोडक्शन बढ़ाई नहीं बल्कि उसको कम करके माइनस में ले गया। और 11 वाला पर्सन जो है उसने क्या किया? उसने भी कम कर दिया, प्रोडक्शन को बजाय बढ़ाने के कम कर दिया। और 12 पर्सन ने भी बजाय प्रोडक्शन को बढ़ाने के कम कर दिया। तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी आपको बता रही है कि जो नया पर्सन है वो कितना एडिशनल अमाउंट आपकी आउटपुट में लेकर आ रहा है। अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। एक तरफ आपने नंबर ऑफ़ वर्कर्स ले लिए, एक तरफ आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड ले ली। अब आपने पॉइंट्स की शक्ल में इन सबको मिला लिया और आपने क्या देखा कि आपके पास टोटल प्रोडक्टिविटी का कर्व ड्रॉ हो गया। अब जो स्टार्ट वाली फेज़ थी उसका नाम हमने रखा इंक्रीजिंग रिटर्न, उसके बाद वाली फेज़ को डिक्रीजिंग रिटर्न, उसके बाद वाली को कांस्टेंट रिटर्न और आखिर में आपने क्या रखा? नेगेटिव रिटर्न। इट मीन्स कि टोटल प्रोडक्टिविटी की कर्व जो है वो पहले बढ़ता है तेज़ी से, फिर थोड़ा कम बढ़ता है तेज़ी से, फिर बराबर हो जाता है और उसके बाद नेगेटिव में चला जाता है। अब स्टेजेस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न कौन सी हैं जो मैंने पहले आपको बता दिया। इंक्रीजिंग रिटर्न मीन बिग जंप्स इनटू प्रोडक्शन, बड़े बड़े जंप्स लगते हैं। डिक्रीजिंग रिटर्न मीन जंप तो लग रहा है पर थोड़ा छोटा जंप लग रहा है। और नेगेटिव रिटर्न में जंप लगने के बजाय उल्टा आप वापस जाना शुरू हो गए, प्रोडक्शन को बढ़ाने के बजाय आपने उल्टा कम करना शुरू कर दिया। मीन्स आपके होने से बेहतर है कि आप ना हो। उसके बाद है कांस्टेंट रिटर्न। अच्छा, कांस्टेंट रिटर्न का मतलब है बराबर, मीन प्रोडक्शन बढ़ती ही नहीं है बल्कि बराबर हो जाती है। तो नेगेटिव रिटर्न को हमें बाद में लिखना चाहिए था और कांस्टेंट रिटर्न्स को उसके पहले लिखना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? आपने एक ओवरऑल डायग्राम लेनी है। अब आपने टोटल प्रोडक्टिविटी को भी रखा, एवरेज को भी रखा, मार्जिनल को भी रखा। अब हम इसको देखते हैं कि ये क्या है। सबसे पहले वाला जो हिस्सा है वो है स्टेज 1। स्टेज 1 वो सिचुएशन है जो आइडियल सिचुएशन है, ठीक है। आपकी जो प्रोडक्शन है उसमें बिग जंप्स आ रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ऐसे में क्या हो रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि एडिशनल प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, इवन एवरेज प्रोडक्टिविटी से भी ज़्यादा है। तो ये हमारे पास बहुत ही पॉजिटिव सिचुएशन है, यानी कि हर नया बंदा पहले से ज़्यादा ऐड करता जा रहा है, एडिशनली पॉजिटिव चीज़ें लेकर आता जा रहा है। उसके बाद क्या होगा? टोटल प्रोडक्टिविटी जब पीक पे चली जाती है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 0 के बराबर हो जाती है। मीन अब जो एडिशनल पर्सन है वो 0 लेकर आएगा, हमें उसको हायर नहीं करना चाहिए। और उसके बाद क्या हो जाएगा? अगर हम और भी हायर करते जाएंगे पर्सनस तो हमारी जो एडिशनल आउटपुट है वो नेगेटिव में चली जाएगी और एवरेज आउटपुट जो है वो भी डाउन हो जाएगी, वो भी डिक्रीज़ होगी और हमारी टोटल प्रोडक्टिविटी भी नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगी। तो ये जो सिचुएशन है ये स्टेज 3 अलार्मिंग सिचुएशन है, इसको किसी भी सूरत आपने एक्सेप्ट नहीं करना, ठीक है। तो अब आपने पहली सिचुएशन थी स्टेज 1 में क्या हो रहा था? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ग्रेटर है एवरेज प्रोडक्टिविटी से। फिर क्या हुआ? मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बराबर होगी एवरेज प्रोडक्टिविटी से और टोटल प्रोडक्टिविटी भी पीक की तरफ जा रही है
उसके बाद जैसे ही टोटल प्रोडक्टिविटी पीक की तरफ जाएगी वही आइडियल नंबर ऑफ वर्कर्स होंगे जो आपको डिप्लॉय करने चाहिए। और उसके बाद क्या है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है और एवरेज प्रोडक्टिविटी से भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो थर्ड सिचुएशन बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी क्या है, एडिशनल प्रोडक्ट बीइंग रिसीव्ड व्हेन अ न्यू लेबर इज़ डिप्लॉयड। एंड एवरेज प्रोडक्टिविटी क्या है, पर हेड प्रोडक्टिविटी को हम एवरेज प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। और टोटल प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम जब होती है तो उस वक्त हमारी मार्जिनल ज़ीरो के बराबर होती है। तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए बेहतर है कि वो अपनी प्रोडक्शन स्टेज 2 में ही रखे, उसके बाद जो है वो उसको नहीं कंटिन्यू करे। ठीक है, तो आपने नंबर ऑफ़ लेबर कितने हायर करने हैं, उतने नंबर ऑफ़ लेबर हायर करने हैं जितने स्टेज 2 के हिसाब से बन रहे हैं। जो बंदा एडिशनली ज़ीरो लेकर आ रहा है वहाँ से आपने लेबर बंद कर देने हैं, स्टॉप कर देने हैं लेबर हायरिंग को। तो सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ ऑफ रिटर्न मीन हम क्यों पढ़ें, क्यों सीखें इसको। देखें, इसका जो ज़्यादा यूजेज है वो तो आपको एग्रीकल्चरल फॉर्म में ईजीली नज़र आ जाता है। खेत है, खेत के ऊपर आप एक लेबर को लगाओ, दूसरे को लगाओ, तीसरे को लगाओ, तो आपको फ़ौरन से पता चल जाता है कि नया पर्सन जो है वो कितना लेकर एडिशनली आ रहा है। ये इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, लेकिन इंडस्ट्री में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू 0 थोड़ा लेट आता है, लेकिन एग्रीकल्चर में जल्दी में आ जाता है। अच्छा, इट अलाउज मैनेजर्स टू डिसाइड ऑप्टिमल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर। देखें, इस लॉ से हमें पता चलता है एक मैनेजर को कि मुझे अपनी कंपनी में कितने लेबर को रखना है, कहाँ से जो मेरा लेबर है वो ज़ीरो प्रोडक्शन लेकर आ रहा है, अब यहाँ से मुझे लेबर को हायर नहीं करना। अच्छा, इट बिकम्स ईजी टू एनालाइज कैपिटल लेबर रेशो। मीन्स आपको पता चल जाएगा कि अगर मेरे पास 5 लेबर हैं तो अगर मेरे पास 4 मशीनें हैं तो उस हिसाब से मुझे कितने लेबर को हायर करना चाहिए। तो आपको रेशो का पता चल जाएगा कि इतनी मशीनों पे इतने बंदे काम करेंगे तो काम जो है वो प्रोडक्शन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी। ठीक है, इस तरह से होता है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि ये था मेरा आज का लेक्चर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।